अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेटेड है। मैं कार्बोहाइड्रेट्स बायोकेमिस्ट्री के तमाम लेक्चर जो है वो अपलोड करवा चुकी हूँ। अब हम जो है हर चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे जो कि आपके पेपर रेलिवेंट हैं, आप बार बार रिपीट हुए हैं, वही हम जो है उन पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा, उन क्वेश्चंस के ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट्स में से सबसे पहले ही स्टार्ट में ही से कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ जो हैं टॉपिक्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी डेफिनेशन लिखने का तरीका आना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो ना तो 2 मार्क्स के होते हैं, ना 3 के होते हैं, ना 10 मार्क्स के। हमारे पास 5 मार्क्स का जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कम से कम 5 मार्क्स का होता है और उसके हिसाब से हम लोगों ने किस तरह एक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो अगर डेफिनेशन सपोज आ जाए, वो पूछें कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने के लिए पहले तो मस्ट है कि उसकी डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करें। सेकंड पे है कि उसकी कोई ना कोई एक आध एग्जांपल हम लोग साथ में लिख दें, उसकी कंपोजिशन लिख दें कि वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसका फार्मूला लिखें। या तो आप जो एग्जांपल आपने पुट की है उनका फार्मूला लिख लें, या फिर आप जो है जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो जनरल फार्मूला बेस्ट है कि आप उसका जनरल फार्मूला एक्सप्लेन कर दें। तो कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या हैं? एल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो कभी भी एक कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक साथ नहीं पाए जाते हैं, या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फर्स्ट पे लिखा हुआ है कि पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और उनके साथ एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और एक कीटोनिक, और दे आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, या फिर क्या है कि उनके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं और ये आपस में जुड़कर एक कम्प्लेक्स बना देते हैं, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। और जब यही कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस होती है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो जब ये टूटता है तो जिस चीज़ का ये बना हुआ है एल्डिहाइड और कीटोन और साथ उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, OH ग्रुप, तो जब ये टूटते हैं तो उसी में ही ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो उसकी हो गई डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसकी डेफिनेशन को मेंशन करना है। सेकंड पे हम उसकी हेडिंग देंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की हेडिंग देकर आप उसमें से कोई से भी 2-3 जो है इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट ले लें, जैसे सक्रोज है, माल्टोज है, इसके अलावा स्टार्च होती है, इन 3 लिखें, 2 लिखें, आप उसकी एग्जाम्पल दे दें। फिर थर्ड पे आप उसकी कंपोजिशन बता दें कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली होते क्या हैं, किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो सबको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, और साथ में कुछ ना कुछ मिकदार ऑक्सीजन की भी पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और लास्ट में उसका जनरल फार्मूला आप बता दें कि CnH2O और N इसका एक जनरल फार्मूला, और N क्या होता है? होल नंबर होता है। अगर यहाँ पर ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज के लिए हम पुट करेंगे 6, N की वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो C6H12O6, तो ग्लूकोज का फार्मूला बन जाएगा। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है। इसकी है 2 रीजंस। एक रीज़न ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी डाइजेशन आसान है। जैसे ही आप इनटेक करते हो तो हमारा जो सलाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज।
और अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, अमाइलोज की ब्रेकडाउन। इट्स मीन कि आप जैसे ही कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हो तो उसकी ब्रेकडाउन आपके सलाइवा के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक होकर हाइड्रोलाइज होकर वो ब्लड के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर वहाँ से डाइट जो है, आपने जो खाना खाया, खुराक लिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, वो वहाँ से आपके स्टमक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो स्टमक के अंदर उसकी कुछ ना कुछ मिकदार जो है, पार्शियल ब्रेकडाउन जो है वो स्टमक में हो जाती है। तो जैसे कि स्टार्च की बात करें तो स्टार्च इज़ अ पॉलीसेक्राइड, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, और पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ता है डाइसेक्राइड में, फिर वो मज़ीद हाइड्रोलाइज होकर मोनोसेक्राइड बनाते हैं, और मोनोसेक्राइड वो वाइट शुगर है जो आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है। इट्स मीन कि ना कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेक्राइड एब्जॉर्ब हो सकती है, ना डाइसेक्राइड एब्जॉर्ब हो सकती है, ना ओलिगो, जस्ट मोनोसेक्राइड जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होती है। तो पार्शियल ब्रेकडाउन जो कार्बोहाइड्रेट की है वो तो स्टमक में हो गई, और कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पोर्शन है आपकी बॉडी का जहाँ पर ब्रेकडाउन के साथ डिकम्पोजिशन मीन्स मेटाबॉलिज्म ऑफ जो है डाइट के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होती है, मेटाबॉलिज्म के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, एक तो ये है कि आपका इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दूसरी बात ये है कि ये आपकी डेली कैलोरीज का 55% हिस्सा है, कि आप जब जो है आप जितनी भी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका 55% हिस्सा आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी अगर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा ये बात है कि अगर 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट का आप इनटेक करते हो तो वो आपको 4 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आपकी डेली कैलोरीज का 55% हिस्सा भी, एनर्जी भी आप कार्बोहाइड्रेट से इनटेक करते हो। दूसरी बात है कि एक रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है आपकी बॉडी के अंदर। रेस्पायरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नॉन एज रेस्पायरेशन। तो ये देखिए, अगर आप नीचे देखें तो ये ग्लूकोज है, क्योंकि बेटा आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जैसे स्टार्च है, स्टार्च सारे ग्लूकोज से मिलकर बनती है, सक्रोज है तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनते हैं, माल्टोज है तो माल्टोज भी ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो आप जब कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हो, अगर आप रोटी खा रहे हो तो वो स्टार्च है, स्टार्च पहले कन्वर्ट होती है मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड में, और डाई फिर कन्वर्ट हो जाता है मोनोसेक्राइड में, और वो फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ये ग्लूकोज जो है वो आपके सेल्स के अंदर जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं। सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन कैसे होते हैं कि जब आप रेस्पायरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले रेस्पायरेशन से पहले मैं ब्रीदिंग का बता दूं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन क्वाइट डिफरेंट प्रोसेस हैं। जो रेस्पायरेशन है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग जो है सिर्फ ऑक्सीजन का अंदर ले जाना, कार्बन का बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ड्यूरिंग रेस्पायरेशन कि जब आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन आपके लंग्स में ट्रांसफ़र हुआ, लंग्स से यही ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड के अंदर जो है वो चला गया एलोवेलाई की दीवारों से, और फिर वो ब्लड जो है वो आपके जो है लेफ़्ट आर्टरियम में जाता है, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर एओर्टा के ज़रिए फिर पूरी ब्लड आर्टरीज से कैपिलरीज, और कैपिलरीज से आपके पूरे सेल्स तक ऑक्सीजन जाती है। जब ऑक्सीजन आपके सेल्स में एंटर होते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। तो जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही हो वो रिएक्शन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होता है कि इस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी बनती है। अब ये जो है वाटर और एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो पानी है ये तो आपके लिए यूजफुल दोनों है ना आपकी बॉडी के लिए, ये आपकी बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो जाएंगे। जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट,
इट मस्ट बी एक्सपेल आउट ऑफ फ्रॉम बॉडी, इसे आपकी बॉडी से एक्सपेल होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये दोबारा आपके ब्लड के अंदर जाएगी, फिर वेनियोल से वेन्स में जाएगी, वेन्स से फिर फर्दर ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए आपके हार्ट के राइट आर्टरियम में, राइट वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ से ये आपके लंग्स में, और लंग्स से आपके माउथ के थ्रू ये अपर यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगी। तो ये जो पूरा होल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनी, ये होल प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन। बेटा जब भी रेस्पायरेशन होती है ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की तो उसके नतीजे में एनर्जी बनती है। तो इस तरह भी हम कहते हैं कि ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ऑक्सीडेशन क्या है कि व्हेन मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज सो प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है, बॉन्ड टूट रहा होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में ऑब्वियसली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो एनर्जी बनती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को हमने इसलिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा। तो क्या रीजंस है कि एक तो मैक्रो मॉलिक्यूल है, दूसरा हमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हम इनटेक करते हैं, हमें मिलती है एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसीलिए ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। साथ में हम इसकी ब्रेकडाउन या रेस्पायरेशन में बता देते हैं कि रेस्पायरेशन एक्चुअली होता क्या है, कि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।